myself Amit Kumar, Assistant Professor Chemistry from BCS Government Teaching College Sounpet। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्राइपोज और डीऑक्सीराइबोज के बारे में, जो कि एक पेंटोज शुगर है और मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत आता है। उसी कड़ी में हम आज डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड के बारे में। लेट अस डिस्कस। डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड एक्चुअली में दो मोनोमेरिक यूनिट या फिर बोल सकते हैं दो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलकर डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब जो दो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं एक नॉर्मल मोनोसैकेराइड जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। दैट मींस इसको हम और लिख सकते हैं C6H11O5OH। इसी प्रकार का एक दूसरा मोनोसैकेराइड OH O5H11C6। ये दोनों मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है। यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है एक वाटर मॉलिक्यूल और बनता है C12H22O11। ये कहलाता है डाइसैकेराइड, जो कि एक्चुअली में दो मोनोसैकेराइड का एक डाइमर होता है। ये जो डाइसैकेराइड्स हैं इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि होता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेलोबायोज एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा भी डाइसैकेराइड्स होते हैं। तो ये कुछ डाइसैकेराइड्स यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो डाइसैकेराइड्स है वो तो अलग अलग है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सभी का एक जैसा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा लेकिन नाम अलग अलग। इसका एक रीजन ये होता है कि ये जो भी डाइसैकेराइड्स होते हैं वो जिन मोनोसैकेराइड्स यूनिट से मिलकर बना हुआ रहता है वो सभी में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज के जो दो मोनोमेरिक यूनिट होते हैं वो होता है, उसमें से एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक उसी तरीके से माल्टोज में जो दो यूनिट होते हैं मोनोमेरिक यूनिट, दोनों के दोनों ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। गैलेक्टोज की अगर हम बात करें तो उसमें से एक ग्लूकोज होता है और एक होता है गैलेक्टोज। सेलुलोज में अगर हम बात करें तो इसमें दोनों के दोनों मोनोमेरिक यूनिट जो होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज। अब यहाँ पर माल्टोज और सेलुलोज, इन दोनों में जो मोनोमेरिक यूनिट है वो दोनों के दोनों ग्लूकोज होते हैं। तो ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक जैसा है, दोनों मोनोमेरिक यूनिट भी एक जैसा है। तो इसका जो नाम होना चाहिए वो भी एक जैसा ही होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर माल्टोज में जो ग्लूकोज यूनिट पार्टिसिपेट करते हैं डाइमर के फॉर्मेशन के लिए, वो दोनों के दोनों अल्फा फॉर्म में होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। और सेलुलोज में ये दोनों होते हैं बीटा, बीटा डी ग्लूकोज। इस कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो दो मोनोमेरिक यूनिट आपस में मिलकर डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है जिसको हम डाइसैकेराइड्स बोलते हैं, तो यहाँ पर एक लिंकेज होता है जिसमें एक मोनोमेरिक यूनिट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे मोनोमेरिक यूनिट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में कंबाइन होता है। ये जो कॉम्बिनेशन या फिर लिंकेज जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप से ये आपस में कंबाइन होते हैं, जिसमें से पहला होता है लिंकेज, जिसमें से पहला लिंकेज होता है 1,4 लिंकेज। 1,4 लिंकेज कहने का मतलब ये होता है एक मोनोमेरिक यूनिट का कार्बन नंबर 1 पार्टिसिपेट करता है जो कि एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दूसरे मोनोमेरिक यूनिट का कार्बन नंबर 4 पार्टिसिपेट करता है। मतलब एक मोनोमेरिक यूनिट का फर्स्ट कार्बन पार्टिसिपेट करेगा और दूसरे मोनोमेरिक यूनिट का फोर्थ कार्बन पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा होता है 1,2 लिंकेज। इसका मतलब ये हुआ कि एक मोनोमेरिक यूनिट का कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा और दूसरे मोनोमेरिक यूनिट का कार्बन नंबर 2 से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। इन दोनों
से एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और एक ऑक्साइड ब्रिजिंग बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पर मुख्यतः ये दो प्रकार के लिंकेज हमको देखने में मिलता है इन डाइसैकेराइड्स, जो कि होता है 1,2 और एक 1,4। अगर 1,2 की बात करें तो इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है सुक्रोज, और 1,4 की अगर बात करें तो इसके एग्जांपल हैं लैक्टोज, सेलिबायोज और एक होता है माल्टोज एक्सेट्रा। ये कुछ इसके एग्जांपल्स। तो यहाँ पर अगर सुक्रोज की बात करें तो यहाँ पर 1,2 लिंकेज होता है, मतलब एक मोनोमेरिक यूनिट का एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे मोनोमेरिक यूनिट का कार्बन 2 या फिर कार्बन नंबर 2 से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ से H2O मॉलिक्यूल एलिमेंट होगा और ये सुक्रोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर लैक्टोज और माल्टोज का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक मोनोमेरिक यूनिट का कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरे मोनोमेरिक यूनिट का कार्बन नंबर 4 से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में कंबाइन होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं और बन जाता है लैक्टोज और माल्टोज। अब इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने एग्जांपल में लेते हैं फर्स्ट डाइसैकेराइड को। फर्स्ट हम लेते हैं सुक्रोज। सुक्रोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जैसे कि हम जानते हैं C12H22O11। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज एंजाइम या इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड लाइक HCl एक्सेट्रा, इसके प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो हमको मिलता है C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल जो कि होता है ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज होता है वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरा मोनोमेरिक यूनिट हमको मिलता है C6H12O6 जो कि होता है फ्रक्टोज जो कि होता है बीटा डी फ्रक्टोज। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज हमको मिलता है। मतलब ये हुआ कि इन्हीं दोनों मोनोमेरिक यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और बन जाता है सुक्रोज। तो ये सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें सुक्रोज की तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही है। सुक्रोज को भारत में जनरली सरकरा या फिर शुगर के नाम से जाना जाता है। ये जो सरकरा या फिर शुगर जो होते हैं इसका एक मेन सोर्स होता है जो कि होता है भारत में ये शुगर कैन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसके अलावा चुकंदर जो बीट होता है उससे भी इस सुक्रोज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम इन्हीं शुगर कैन और बीट से ही बनाया जाता है। और विदेशों की अगर बात करें तो शुगर कैन तो बहुत कम मिलता है, इस कारण से वहाँ उसका उत्पादन जो होता है वो बीट से किया जाता है। तो ये इसके सोर्स होते हैं, बीट होता है और एक शुगर कैन होता है। इसके अलावा जो हनी होता है, शहद और जो पके हुए फल होते हैं ये भी एक सोर्स होता है सुक्रोज के लिए। तो ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है सुक्रोज का, जो कि बीटा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के आपस में मिलकर बनता है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर में। जैसे कि हम जानते हैं सुक्रोज जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है। तो इसके स्ट्रक्चर की स्टडी भी हम इसी दो मोनोमेरिक यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के आधार पर समझ सकते हैं। अगर हम बात करें इन अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के हैवर्थ फॉर्मूले, तो इसके हैवर्थ फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज
अल्फा डी फ्रक्टोज सॉरी बीटा डी फ्रक्टोज होता है, उसका स्ट्रक्चर है CH2OH OH और ये इसमें है ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 जो लास्ट असिमेट्रिक कार्बन है इन अल्फा डी ग्लूकोज में, मतलब CH2OH कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ CH2OH और एरोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ये अपोजिट फेज में है तो ये होता है अल्फा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6। इस फ्रक्टोज में अगर हम ध्यान दें तो लास्ट असिमेट्रिक कार्बन से जुड़ा हुआ CH2OH और एरोमेरिक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एक तरफ है तो इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं बीटा फॉर्म के रूप में, तो ये कहलाता है बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये स्ट्रक्चर होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का। जब इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ से एलिमिनेट होता है H2O मॉलिक्यूल और इन दोनों के बीच में इस ऑक्सीजन के थ्रू होती है ऑक्साइड ब्रिजिंग, ऑक्साइड लिंकेज, जिसको हम ग्लाइकोसिलिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से एलिमिनेट होता है H2O मॉलिक्यूल और ये जो यूनिट है H, इस ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन के थ्रू ये एक दूसरे के साथ में कंबाइन होता है। ये कहलाता है ऑक्साइड ब्रिजिंग या फिर ऑक्साइड लिंकेज, जिसके थ्रू ये दोनों मोनोमेरिक यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज आपस में कंबाइन होते हैं और ये बन जाता है सुक्रोज। ये बनता है सुक्रोज। तो ये रही सुक्रोज का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के आधार पर ही हम इसका केमिकल नाम या फिर केमिकल नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो पायरेनोज स्ट्रक्चर के रूप में 6 मेंबर साइकिल के रूप में है। बीटा डी फ्रक्टोज जो 5 मेंबर साइकिल मतलब फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर के रूप में है। तो इसी के आधार पर हम इसका नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसका नाम लिखता हूँ। यहाँ पर सुक्रोज का जो नोमेनक्लेचर होगा वो होता है अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसिल बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ये इसका केमिकल नाम होता है सुक्रोज का। ये होगा केमिकल नेम सुक्रोज। तो ये रही बात इसके स्ट्रक्चर की। अब इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम ये बता सकते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को। इसमें से एक केमिकल प्रॉपर्टीज ये होता है कि ये रिड्यूसिंग नेचर का नहीं होता है, ये मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कुछ जो डाइसैकेराइड्स होते हैं, जैसे कि हमने अपने एग्जांपल में 4 डाइसैकेराइड्स को लिया है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है और एक सेल्यूलोज है। इन चारों में से सुक्रोज ही एक ऐसा डाइसैकेराइड होता है जो कि नॉन रिड्यूसिंग होता है। नॉन रिड्यूसिंग कहने का मतलब जो कि फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है। फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस करने के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है कि इसमें एक हेमी एसिटल ग्रुप हो। हेमी एसिटल ग्रुप हमको तभी मिलेगा जब कभी भी रिएक्शन में इसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर हम सुक्रोज की बात करें तो इसका ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 1 जो कि है वो एनोमेरिक कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें बीटा डी फ्रक्टोज में तो इसका कार्बन नंबर 2 जो है वो एनोमेरिक कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो होता है एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब जो दो टाइप के लिंकेज होते हैं 1,2 और 1,4, उसमें से 1,2 का एग्जांपल है सुक्रोज, जिसमें से फर्स्ट मोनोमेरिक यूनिट का भी एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है और सेकंड जो मोनोमेरिक यूनिट है उसका भी एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। अगर ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पास हेमी एसिटल ग्रुप जो है वो फ्री नहीं होता है। हेमी एसिटल ग्रुप
फ्री ना होने के कारण जब कभी भी ये फेरिंग सॉल्यूशन और टॉलन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है तो इसका रिडक्शन नहीं होता है, मतलब नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। सुक्रोज, इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं C12H22O11 का फेरिंग सॉल्यूशन और एक टॉलेन रिएजेंट के साथ में, तो यहाँ पास कोई रिएक्शन नहीं होता है, मतलब नो रिडक्शन, कोई भी रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगा। इसके साथ साथ जब इसी सुक्रोज का हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में, H2N NH6H5 के साथ में, तब भी इसके साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। क्यों? कारण यहाँ ये है क्योंकि इस सुक्रोज में फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है, जिसके साथ में सारे रिएजेंट जो रिएक्शन करता है। फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप फ्री न होने का कारण भी यही है क्योंकि दोनों मोनोमेरिक यूनिट का एरोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही पार्टिसिपेट करता है, जो कि कन्वर्ट हो सकता था एल्डिहाइड और कीटोन में, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुका है सुक्रोज के फॉर्मेशन के लिए, इसलिए वो एल्डिहाइड और कीटोन फ्री नहीं होता है, फ्री नहीं है, इसीलिए इस रिएजेंट के साथ वो रिएक्शन नहीं कर सकता। दैट्स क्लियर? तो ये रही एक बात। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और है, केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ हीट की, ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। अगर हीट की बात करें तो जब सुक्रोज को 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो सबसे पहले ये तो मेल्ट होता है, घुल जाता है, पिघल जाता है। पिघलने के बाद जब इसको ठंडा किया जाता है तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जिसको कहा जाता है बार्ले शुगर। मतलब मिश्री, जिसको आप लोग जानते भी होंगे, ये कन्वर्ट होता है मिश्री में। लेकिन जब इसी सुक्रोज को गर्म किया जाता है अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये थोड़ा सा झुलस कर या फिर कह सकते हैं H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके एक ब्राउन कलर का कंपाउंड बनाता है, जिसको बोला जाता है कैरामेल। कैरामेल, ये जो कैरामेल है इसको यूज किया जाता है अल्कोहलिक ब्यूरेज इंडस्ट्री में, जो शराब होता है उसको कलर देने के लिए। इसके साथ साथ इसी का कैरामेल का यूज भी किया जाता है मिठाइयों को बनाने के लिए। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ हीट। अब उसके बाद जब इसका टेम्परेचर 200, नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं C12H22O11, इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है इन्वर्टेज एंजाइम या फिर मिनरल एसिड HCl के प्रेजेंस में। तो हमको मिलता है इसके दो मोनोमेरिक यूनिट जिनसे मिलकर ये बना हुआ होता है, जिनसे मिलकर ये बना हुआ होता है उसी में वो हाइड्रोलाइज होता है, जिसमें हमको मिलता है C6H12O6 अल्फा डी ग्लूकोज और एक मिलता है C6H12O6 बीटा डी फ्रक्टोज। ये दोनों मोनोमेरिक यूनिट हमको मिलता है। अगर हम बात करें इसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की, तो इसका जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है जिसको शो किया जाता है इन बिग ब्रैकेट अल्फा D220 डिग्री। डी जो सोडियम D9 के लिए यूज होता है, जिसका वेवलेंथ होता है 589।
स्पेसिफिक रोटेशन की जो सुक्रोज का होता है वो होता है +66 डिग्री, जो कि डेक्स्ट्रो-रोटेटरी रोटेशन को शो करता है। उसी प्रकार से जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, हाइड्रोलिसिस कराने के लिए जो वाटर यूज करते हैं, देन हाइड्रोलिसिस जब ये कराया जाता है तो जो दो मोनोमेरिक यूनिट बने हुए हैं इनमें से ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है +52.5 डिग्री, बीटा डी फ्रक्टोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है -92 डिग्री। जब ये सुक्रोज के फॉर्म में होता है तब इसका स्पेसिफिक रोटेशन +66 डिग्री है, मतलब ये डेक्स्ट्रो-रोटेटरी रोटेशन शो करता है। लेकिन जब हाइड्रोलिसिस कराने के लिए उसमें पानी मिला देते हैं, पानी मिलाने के बाद उसमें उस मिक्सचर में जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर होता है तो वो ओवरऑल होता है लिबो-रोटेटरी, मतलब उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है +52.5, एक्सटेंट जो है 52.5 है और प्लस का जो साइन है वो शो करता है डेक्स्ट्रो-रोटेटरी रोटेशन को। अगर हम बात करें फ्रक्टोज की तो इसका एक्सटेंट 92 है, जो कि इस 52.5 से ज्यादा है, लेकिन इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन वो है नेगेटिव, मतलब लिबो-रोटेटरी रोटेशन। तो ओवरऑल 52.5 से 92 ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल मिक्सचर जो रहता है वो लिबो-रोटेटरी रोटेशन शो करता है। मतलब रिएक्शन से पहले वो डेक्स्ट्रो-रोटेटरी था, रिएक्शन के बाद वो हो गया लिबो-रोटेटरी, मतलब ये इन्वर्ट हो गया, इसका प्रतिलोमन हो गया। इस कारण से इस शुगर को इन्वर्ट शुगर भी कहा, इस शुगर को नहीं, इन दोनों शुगर के मिक्सचर को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर को कहा जाता है इन्वर्ट शुगर। और ये जो पूरा फिनोमिना होता है उसको कहा जाता है इन्वर्शन। तो ये होता है इन्वर्शन और ये मिक्सचर कहलाता है इन्वर्ट शुगर। तो ये रही बात हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस के बाद एक केमिकल प्रॉपर्टी इसका और है जिसको देख लेते हैं हम, जो कि होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किण्वन C12H22O11 का यीस्ट और इनवर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मतलब इन्वर्ट शुगर का मिक्सचर मिलता है C6H12O6 + C6H12O6। एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। इसके बाद आगे इन्वर्ट शुगर का जब यीस्ट और जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में फिर से रिएक्शन कराया जाता है तो हमको मिलता है एथिल एल्कोहल C2H5OH प्लस 4 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमको मिलता है एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो एक्चुअली इस सुक्रोज से शराब बनाने या फिर अल्कोहल बनाने का एक प्रोसेस होता है। तो ये रही बात सुक्रोज की, जो कि डाइसैकेराइड का एक एग्जांपल है। इसके बाद माल्टोज और लैक्टोज की भी हम स्टडी करेंगे, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको परेशानी होगी या फिर कोई भी आपकी जिज्ञासा होगी तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए